नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका विजन एग्री एकेडमी में। आज हम लेकर आए हैं सॉइल साइंस का लेक्चर नंबर 2। पहले लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन करवाया था आपको बढ़िया से मृदा विज्ञान का। आज के लेक्चर में हम आपको करवाने वाले हैं मृदा के भौतिक गुण या फिर कहें फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल, जो कि आपके IBPS AFO, UPPSC STA और आपका UP SSSC AGTA के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन होने वाला है, जो है मृदा के भौतिक गुण, जिसमें हम मृदा की एक है कणों का आकार पढ़ेंगे, मृदा की संरचना को पढ़ेंगे, मृदा में पाए जाने विभिन्न कणों को पढ़ेंगे, है ना। मृदा की टेंशन या फिर कहें आपका जो भी आपके मृदा में गुण होते हैं, सारे के सारे आज हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। उससे पहले क्लास शुरू करने से पहले एक UPSSC AGTA के लिए स्पेशल PDF कोर्स में क्या मिलने वाला है? कृषि कंप्यूटर उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान के संपूर्ण नोट्स मिलने वाले हैं आपको, जो कि आपको PDF फॉर्म में मिलेंगे या प्रिंट भी करवा सकते हैं कहीं से, ठीक है। माध्यम जो रहेगा हिंदी माध्यम रहेगा। इसमें 5000 प्लस वस्तुनिष्ठ प्रश्न प्लस 30 सेट पेपर मिलने वाले। प्राइस है मात्र 499। यदि आप इसको बाय करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, और साथ ही साथ आप जो है नीचे दिए गए नंबर पर 7880497104 पर भी संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। यदि आप बढ़िया से तैयारी करना चाहते हैं ना, तो बहुत ही बढ़िया नोट्स हैं आपके लिए, है ना। कोई भी कोचिंग आपको प्रोवाइड नहीं करा पाएगी इस तरह से नोट्स, ठीक। तो बढ़िया से आपके लिए नोट्स प्रोवाइड कराएंगे 499 में। आज का टॉपिक है मृदा के भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल। अब भैया मृदा के भौतिक गुण में क्या आ जाता है? जैसे मृदा के कणों का आकार। मृदा के कणों का आकार क्या कहलाता है? मृदा कणाकार। अब मृदा के कणों के जुड़ने से जो उसकी संरचना बनेगी वो क्या कहलाएगी? सॉइल स्ट्रक्चर, मृदा संरचना, ठीक। और साथ में साथ मृदा की बनावट, मृदा का रंग कैसा है, मृदा की जल धारण क्षमता कैसी है, ये सभी चीज़ें आ जाती हैं किसमें? आपके मृदा के भौतिक गुण में। तो देखिएगा मृदा के भौतिक गुण को पढ़ेंगे आज, ठीक है। तो देखिए यांत्रिक व्यवहार, भौतिक, देखिए मृदा के भौतिक गुण या यांत्रिक व्यवहार पौधे के विकास के प्रति इसके उपयोग और व्यवहार को बहुत प्रभावित करते हैं। पौधे का आधार, प्लांट सपोर्ट, जड़ प्रवेश, रूट पेनिट्रेशन, जल निकासी, बातन, एरिएशन, नमी का प्रतिधारण और पौधों के पोषक तत्व मृदा की भौतिक स्थिति से जुड़े होते हैं। भौतिक गुण मिट्टी के रासायनिक एवं जैविक व्यवहार को भी प्रभावित करते हैं। अब जैसे मान के चलो कि रेतीली मृदा अधिक हो। कौन सी मृदा अधिक हो? रेतीली मृदा अधिक हो तो पानी क्या नहीं होगा? रिटेन नहीं होगा, या फिर कहें आपका रुकेगा नहीं पानी मिट्टी में, है ना। यदि क्ले कंटेंट होगा या फिर कहें मृतिका की मात्रा बढ़ेगी तभी तो आपका पानी रुकेगा, है ना। तो ये भी आपके एक फिजिकल जो है प्रॉपर्टी हो सकती है, ठीक। साथ में साथ जैसे मृदा की जल की धारण की क्षमता, इसे हम सॉइल डेंसिटी या फिर कहें मृदा का घनत्व ही कहते हैं। कि जल धारण कैसे, मतलब कि जैसे सूखी मृदा में हम जो है मृदा घनत्व ज्ञात करते हैं, गीली मृदा में करते हैं, ठीक। तो इस तरह से आपके भौतिक गुण में आ जाते हैं मृदा का कणाकार। सबसे पहले बच्चों क्या आ जाता है? मृदा कणाकार। सीधा देखो कणाकार से लिखा हुआ है मृदा के कणों का आकार, पतले, मोटे और बहुत मोटे, यानी मृदा के कण कैसे हैं उसके आधार पर मृदा कणाकार होता है। जैसे सैंड हो गया, बहुत बालू होती है, मोटी होती है। आपका सिल्ट हो गया, थोड़ा सा पतला होता है। क्ले होता है, बहुत चिकनी होती है ना। चिकनी मिट्टी को ही हम क्या कहते हैं? क्ले सॉइल कहते हैं, है ना। तो मृदा कणाकार, सॉइल टेक्सचर, और सबसे अच्छा कणाकार जो होता है मिट्टी का वो कौन सा होता है? दोमट। कौन सा होता है? लोम या दोमट कहा जाता है ना। ये सारा का सारा हम पढ़ने वाले हैं। अगला है मिट्टी की संरचना, सॉइल स्ट्रक्चर क्या कहलाता है? कि भैया जब मृदा के कण जुड़ेंगे, क्या? जब मृदा के कण एक साथ जुड़ेंगे, मान के चलो कि ये सारे सब बिखरे थे, है ना, कण जो थे सारे बिखरे हुए थे। अब उनको हमने जोड़ दिया, तो उनने क्या ले लिया? एक संरचना बना ली, या फिर कहें एक आकार बना लिया, जिसे हम क्या कहेंगे? मृदा संरचना या सॉइल स्ट्रक्चर, ठीक। मान के चलो कि देखिए मेरे पास एक बुक है, ठीक। ये बुक है, इसमें मान के चलो कि पहले ये पन्ने थे बहुत बिखरे हुए थे, है ना, बिखरे हुए थे।
अब ये बिखरे हुए हैं तो क्या है, कणाकार है या फिर कहें सॉइल स्ट्रक्चर है। और जब ये जुड़ जाएं, जुड़कर एक संरचना बना दे, देखो यहाँ पर एक ब्लॉक बना दिया, जुड़ के क्या बना दिया, ब्लॉक बना दिया, तो वो क्या कहलाएगा, मृदा संरचना कहलाएगी, सॉइल स्ट्रक्चर कहलाएगा। ठीक, आगे है मिट्टी का घनत्व, सॉइल डेंसिटी। सॉइल डेंसिटी क्या कहलाती है, आपका मृदा में कितनी नमी है या फिर कहें मृदा का भार, है ना, मृदा का जो वेट होगा वो आपका क्या कहलाएगा, सॉइल। अब मृदा के घनत्व कितने, दो होते हैं, दो प्रकार से होते हैं। एक तो आपका पार्टिकल डेंसिटी, कण घनत्व होता है, और एक होता है आपका स्थूल घनत्व या बल्क डेंसिटी, है ना। बात करें पार्टिकल डेंसिटी की, तो ये जो है मृदा के इकाई आयतन का भार होता है। कण घनत्व क्या होता है, इसको हम सुखाते नहीं है नॉर्मली, मृदा के इकाई आयतन का जो भार होता है उसे हम क्या कहते हैं, आपका पार्टिकल डेंसिटी। क्या कहते हैं बच्चों, पार्टिकल डेंसिटी कहते हैं। क्या कहते हैं, पार्टिकल डेंसिटी कहा जाता है ना, पार्टिकल डेंसिटी या कण घनत्व कहा जाता है। और यदि हम मिट्टी को अच्छी तरह से सुखा लें, यदि हम जो है मिट्टी में नमी है, मान के चलो आपने सीधे गए खेत में गए, फील्ड में गए, आपने मिट्टी को उठा के वजन कर लिया, तो वो तो हो जाएगा कण घनत्व। अब आपने क्या किया कि लैब में ले गए या धूप में अच्छी तरह से सुखा लिया या ओवन ड्राई कर लिया, तो जो आपका इकाई आयतन या फिर कहें ओवन ड्राई मृदा का या फिर कहें शुष्क मृदा का जो इकाई आयतन का भार होता है वह क्या कहलाता है, स्थूल घनत्व कहलाता है, या फिर कहें आपका वर्क डेंसिटी कहलाता है। क्या कहलाता है, वर्क डेंसिटी कहलाता है। तो ये कहें कि ज्यों का त्यों या फिर कहें मृदा का सामान्य भार तो कहलाएगा कण घनत्व, और यदि मृदा के सूखे या फिर कहें शुष्क भार ले रहे हो, इकाई आयतन का शुष्क भार ले रहे हो, तो वो क्या कहलाएगा बच्चों, आपका मिट्टी का स्थूल घनत्व कहलाएगा। ठीक, क्लियर इतना। अब आगे है आपका मिट्टी की सरंध्रता या पोरोसिटी। पोरोसिटी क्या कहलाती है, भैया हमने पढ़ा है कि हमारी जो मृदा होती है, हमारी जो मिट्टी होती है, उसमें 50% तो क्या होता है, सॉलिड पोर्शन होता है या ठोस पदार्थ होता है ना, पढ़ा है ना। 50% ठोस होता है और 25% जो है आपका जो है एयर के लिए और वाटर के लिए स्थान होता है ना। जो 50% बचा हुआ स्थान होता है, 50% में क्या होता है आपका सॉयल, सॉरी एयर एंड वाटर होता है। 50% में क्या होता है, एयर एंड वाटर। ठीक, 25% में एयर होता है, 25% में वाटर होता है। अब हमारे पास जो पोर स्पेस होगा, मृदा में सरलता कितनी होगी, 50%। ठीक है, अब ये किसके द्वारा ये कहें कब्जा किया होता है, तो ये किया हुआ तो होता है पानी के द्वारा व वायु के द्वारा, है ना। तो वायु यदि पानी की मात्रा बढ़ती है तो पोरोसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, पोर स्पेस क्या हो जाती है, कम हो जाते हैं, है ना। तो यहाँ पर जो है मिट्टी की संरचना को पढ़ने वाले, फिर आपका मिट्टी का रंग, सॉइल कलर, मृदा का रंग कैसा होता है, काली है, लाल है, पीली है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे किसके, मृदा रंग के अंदर। मिट्टी की सामंजस्यता, कंसिस्टेंस, सॉइल कंसिस्टेंस क्या कहलाता है, मृदा का चिपकने का गुण, चिपकने का गुण और उसका प्रतिरोध करने का गुण। मतलब मान के चलो दो, जैसे दो कणों को आप चिपका रहे हो, वो चिपक रहे हैं नहीं चिपक, तो वो प्रतिरोध करने का जो गुण होगा वो मिट्टी की सामंजस्यता होती है। ये दो प्रकार के होते हैं, एक सासंजन बल, एक आसंजन बल। ठीक, दो प्रकार के होते हैं। अगला है मृदा की ऊष्मीय चालकता या फिर कहें मृदा का जो है ऊष्मा को प्रवाह करने की दर या क्षमता। मृदा की ऊष्मा को प्रवाह करने की जो क्षमता होती है उसे हम क्या कहते हैं, ऊष्मीय चालकता कहते हैं। फिर आ जाता है सॉइल वाटर। सॉइल वाटर तीन तरह के होते हैं, आपका हाइग्रोस्कोपिक या फिर कहें आपका आत्ताग्राही जल, ग्रेविटेशनल वाटर या फिर कहें गुरुत्वीय जल, और एक होता है कैपिलरी वाटर या केशिकीय जल। तो तीन तरह से हमारे पानी है उसको पढ़ने वाले हैं। ठीक, ये हो जाते हैं आपकी फिजिकल प्रॉपर्टी किसकी, सॉइल की। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे बच्चों मृदा के कणों का आकार, मृदा कणाकार, है ना। मृदा के कणों के आकार को हम क्या कहते हैं, मृदा कणाकार कहते हैं। क्या कहते हैं, मृदा कणाकार कहते हैं। एक तरह से हम समझने को कुछ पेन ले रहे हैं, है ना, समझने के लिए कुछ पेन ले रहे हैं या स्केच ले रहे हैं, है ना, जिससे आसानी से हमें समझ आ जाए। ठीक, अब देखो यहाँ कि जैसे मान के चलो ये क्या है, आपने सैंड सबने देखी है,
बजरी सबने देखी है। ये आपके मोटे आकार के कण हो गए, है ना, ये मोटे आकार के कण हो गए तो ये किसे हैं, सैंड हो गए। थोड़े से मध्यम है तो क्या हुए, सिल्ट हो गए। और चिकने हैं या फिर क्या बहुत महीन है तो वो सिल्ट हो जाते हैं। तो इन्हें हम तीन तरह से डिवाइड करते हैं, सैंड, सिल्ट और क्ले। तो मृदा कणाकार हमारे तीन प्रकार के होते हैं, एक तो सैंड, सिल्ट और क्ले। सैंड में मोटी बालू या फिर कहें आपकी रेत आ जाती है, सिल्ट में आपकी महीन बालू आ जाती है, और क्ले में आपका मृतिका में बिल्कुल चिकनी मिट्टी आ जाती है जिससे बर्तन बनाए जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर मृदा कणाकार कणों के सापेक्ष अनुपात को संदर्भित करती है, या यह तीन मृदा, रेतीली मृदा, सिल्ट मृतिका, क्ले के वजन के सापेक्ष प्रतिशत को अलग अलग करती है, या बस मिट्टी के कणों के आकार को संदर्भित करती है। किसी दी गई मिट्टी कणाकार में प्रत्येक आकार समूह के अनुपात को आसानी से बदला नहीं जा सकता और इसे मिट्टी की मूल संपत्ति माना जाता है। अब एक क्वेश्चन बनता है बच्चों कि मृदा का कौन सा भौतिक गुण है जिसे बदला नहीं जा सकता? भैया बताना, मृदा का ऐसा कौन सा भौतिक गुण है जिसे बदला नहीं जाता? तो भैया वो है आपका मृदा कणाकार। ठीक, मृदा का ऐसा गुण जिसे बदला नहीं जा सकता वो क्या है? मृदा कणाकार। मृदा कणाकार को नहीं बदला जा सकता, मृदा संरचना बदली जा सकती है, मृदा का रंग बदला जा सकता है, मृदा में वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बदली जा सकती है, मृदा की सामंजस्यता बदली जाती है, सब कुछ बदला जा सकता है। तो बदला क्या नहीं जा सकता? मृदा कणाकार या सॉइल टेक्सचर को नहीं बदला जा सकता। क्लियर है? ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे बात करें आपका ISSS इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ सॉइल साइंस के अनुसार मृदा कणों का आकार क्या होता है? क्या भैया? मृदा कणों का आकार क्या होता है? जैसे हमने कहा यहाँ पर देखो सॉइल सेपरेट दिया हुआ है, क्ले डायामीटर व्यास दिया हुआ है। देखिए क्ले का जो व्यास होता है या फिर कहें आकार होता है कणों का, कितना होता है? 0.002 mm से कम होता है। क्या होता है? 0.002 से कम होता है। ठीक, सिल्ट का आकार कितना होता है भैया? 0.002 से 0.02 mm, यहाँ पर एक जीरो और कम हो गया है ना। अगला है फाइन सैंड का कितना होता है? तो 0.0 से 0.2 mm। और कोवर सैंड या मोटी बालू का जो व्यास या फिर कहें आकार होता है वो कितना होता है? 0.2 से 2 mm होता है। ठीक, ये तो हो गया भैया इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ सॉइल साइंस या फिर के अनुसार या ISSS के अनुसार जो है मृदा कणाकार का वर्गीकरण। अब भैया बात करें USDA के अनुसार, यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के अनुसार। किसके अनुसार बच्चों? यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के अनुसार आपके मृदा कणों का आकार देखिए, यहाँ पर क्ले सॉइल है, मृतिका है, तो कितना आकार होगा? लेस देन 0.002 mm। ठीक, यदि सिल्ट है तो कितना आकार होगा? 0.002 से 0.05। यदि वेरी फाइन सैंड है, बहुत महीन बालू है, तो कितना आकार होगा? 0.05 से 0.10 mm। और फाइन सैंड है, महीन बालू है, तो 0.10 से 0.25 mm। और मीडियम सैंड है, मध्यम बालू है, तो 0.25 से 0.50 mm। कोवर सैंड है, मोटी बालू है, तो 0.5 से 1.00 mm। और वेरी कोवर सैंड बहुत मोटी बालू है तो 1 से 2 mm जो है मृदा के कणों का आकार होता है। नोट कर लीजिएगा, ऐसे पूछा जाता है कि USDA के अनुसार आपके मृदा के कणों का आकार क्या होता है। ठीक, तो ये डिफरेंट सॉइल के आपके जो है मृदा कणाकार या फिर कहें मृदा कणों का आकार हो जाता है। देखिए सैंड आप क्लियरली देख सकते हैं कहाँ पर पाई जाती है? रेगिस्तानी में, या फिर कहें ये आपको जो है नदियों के किनारे देखने को मिलती है सैंड। ठीक, सिल्ट देख लीजिए, ये आपकी गाद है, महीन बालू है, नदियों के बिल्कुल किनारे मिलती है। और ये है आपकी क्ले मृदा या चिकनी मिट्टी, इतनी चिकनी होती है ना कि इसमें मतलब ये कहें कि बहुत कम जो है आपके कणों का आकार होता है। ठीक, देखिए इस टेबल को याद करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसका एक जो है शॉर्ट फॉर्मेट टेबल में हमने बना दिया है इसका। ठीक, तो देखिए टेक्सचर क्लासेस की बात करें, टेक्सचर क्लास कणाकार वर्ग कुल 12 कणाकार वर्ग हैं। कितने हैं? 12 हैं, जिनमें से 4 मुख्य हैं। 4 कौन कौन से मुख्य हैं? एक तो सैंडी सॉयल, सिल्ट सॉयल, क्ले सॉयल और लोम सॉयल। ठीक, तो सैंडी सॉयल बात करें, सैंडी सॉयल की, वह मृदा, क्या? वह मृदा जिसमें 85% से अधिक क्या होता है? सैंड होती है या रेत होती है, तो उसे हम क्या कहेंगे? सैंडी सॉइल।
बात करें सिल्ट सॉइल की, वह मृदा जिसमें आपका 80% से अधिक क्या होता है, सिल्ट होती है, तो वह कौन सी कहलाती है, सिल्टी सॉइल या सिल्ट मृदा। और बात करें क्ले सॉइल की, तो वह मृदा जिसमें 40% से अधिक क्ले की मात्रा होती है, वह सॉइल कौन सी कहलाती है, क्ले या मृतिका कहलाती है। ठीक। और बात करें लोम सॉइल की, जिनमें सैंड, सिल्ट और क्ले या फिर कहें रेत और गाद और मृतिका तीनों की बराबर मात्रा पाई जाती है, वह कौन कहलाते हैं, आपके लोम सॉइल कहलाती है। दोमट मृदा उसे कहा जाता है। देखिए सैंडी सॉइल में देखिए लिखा हुआ है रेतीली मृदा, मृदा जिसमें 85% से अधिक क्या रेत या बालू होती है। सेकंड, सिल्ट सॉइल, मृदा जिसमें 80% से अधिक क्या होता है, सिल्ट होती है। क्ले सॉइल, मृदा जिसमें 40% से अधिक क्ले होती है। लोम सॉइल या दोमट मृदा, मृदा जिसमें रेत, सिल्ट और क्ले समान मात्रा में होते हैं, यह कृषि उत्पादन के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। सबसे बेस्ट सॉइल है कौन सी, आपकी दोमट मृदा। यदि आपने कोई भी फसल पड़ी होगी ना, तो हर एक फसल में आ जाता है दोमट मृदा सबसे उपयुक्त होती है। आपकी सैंडी लोम या फिर कहें रेतीली दोमट, क्ले लोम, आपकी मृतिका दोमट या चिकनी दोमट मृदा, है ना, यही लिखा आता जाता है। तो दोमट मृदा जो है सबसे उपयुक्त मानी जाती है, क्योंकि इसमें जो है तीनों जो है या फिर कहें कणाकार वर्ग पाए जाते हैं। ठीक। अब बात करें 12 जो आपके सॉइल टेक्सचर क्लासेस हैं, तो सबसे पहले आ जाता है सैंड। अब यहाँ पर देखो सैंडी सॉइल दी गई है, यहाँ पर ये क्या है, टेक्सचर सैंड। अब इसमें सैंड की मात्रा कितनी होगी, सिल्ट कितना होगा, क्ले कितना होगा। जैसे आपका मान के चले सैंड है, सैंड में 85 से 100% तो क्या होता है आपका, सैंड होता है। 85-100% क्या होता है आपका, सैंड होता है। 0 से 15% क्या होता है, सिल्ट होता है। और 0 से 10% क्या होता है आपका, क्ले होता है। ठीक। लोमी सैंड सॉइल में 70 से 90% तो क्या होता है, सैंड होता है। 0 से 30% सिल्ट होता है और 0 से 15 क्या होता है, क्ले होता है। किसमें आपका, लोमी सैंड। सैंडी लोम की बात करें तो सैंडी लोम में 43 से 80% सैंड होता है, 0 से 50 सिल्ट होता है और 0 से 20 क्या होता है आपका, क्ले कंटेंट होता है, क्ले की मात्रा होती है। आगे बात करें लोम की, तो लोम में आपका 23 से 52% तो सैंड होता है, 28 से 50 सिल्ट होता है, 7 से 27 क्या होता है, क्ले होता है। सिल्ट लोम की बात करें तो 0 से 50 सैंड होता है, 50 से 88 आपका सिल्ट होता है और 0 से 27 क्या होता है, क्ले होता है। सिल्ट की बात करें तो 0 से 20 आपका सैंड होता है, 88 से 100 सिल्ट होता है, 0 से 12 क्या होता है, क्ले होता है। बात करें सैंडी क्ले लोम की तो 45 से 80% क्या होता है, सैंड, 0 से 28 सिल्ट और 20 से 55 क्या होगा, क्ले होता है। क्ले लोम की बात करें तो क्ले लोम में आपका 20 से 45% तो सैंड होता है, 15 से 53 आपका सिल्ट होता है और 27 से 40 क्या होता है, क्ले होता है। आगे बात करें सिल्टी क्ले लोम की तो 0 से 20 तो सैंड होता है, 40 से 73 आपका सिल्ट होता है और 27 से 40 क्या होता है आपका, क्ले होता है। सैंडी क्ले की बात करें तो सैंडी क्ले में 40 से 65% क्या होता है, सैंड, 0 से 20 आपका सिल्ट और 35 से 45% क्या होता है, क्ले होता है। और सिल्टी क्ले की बात करें तो सिल्टी क्ले में 0 से 20 आपका सैंड, 40 से 60 सिल्ट और 40 से 60 क्या होता है, क्ले होता है। और क्ले की बात करें तो 0 से 40 सैंड होता है और 0 से 40 इसमें जो है आपका सिल्ट होता है और 40 से 60 क्या होता है, क्ले होता है। ये टेबल आपको एज इट इज याद करनी पड़ेगी, चाहे स्क्रीनशॉट ले लें आप इसका। ठीक है, एज इट इज आपको ये टेबल पूरी याद करनी पड़ेगी, इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आता है। यदि सॉइल टेक्सचर से क्वेश्चन आया तो यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएगा। आगे बात करें मिट्टी की संरचना कि भैया मिट्टी की संरचना कैसी होती है, कि मिट्टी की संरचना बनते कैसे है। ठीक है, तो देखिए आप सामने स्ट्रक्चर में देख पा रहे हो कि कणों का जुड़ना है ना। मृदा की संरचना क्या है, अब जैसे आपने देखा होगा
कि जब मृदा के कण एक साथ जुड़ जाते हैं तो क्या बनाते हैं, एक संरचना बनाते हैं, निश्चित स्ट्रक्चर बनाते हैं, है ना। तो क्या कहलाती है, मृदा स्ट्रक्चर। और जो नेचुरली बनते हैं उन्हें हम पैड कहते हैं, और जिन्हें हम जुताई करके या भू परिष्करण करके बनाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, क्लॉट कहते हैं। आपने देखा होगा जब हम जुताई या भू परिष्करण करते हैं तो बड़े बड़े ढीले आ जाते हैं। अब बड़े बड़े ढीले बनते कैसे हैं, मृदा के कणों के जुड़ने से बनते हैं, और मृदा के कणों से जो जुड़ने से बनेगा तो वो क्या होगी, मृदा संरचना होगी। क्या होगी, मृदा संरचना होगी। तो देखिए यहाँ पर मिट्टी के द्रव्यमान में प्राथमिक और द्वितीयक कणों की व्यवस्था और संगठन को मिट्टी की संरचना के रूप में जाना जाता है। मृदा संरचना मृदा में पानी और वायु को नियंत्रित करती है। प्राकृतिक समुच्चय नेचुरल एग्रीगेट को पैड कहा जाता है, जबकि ढीला एक कृत्रिम रूप से निर्मित मिट्टी का द्रव्यमान होता है। कृषि क्रियाओं से मृदा संरचनाओं को बदला जा सकता है। प्राथमिक कण रेत, सिल्ट और क्ले आमतौर पर समुच्चय के रूप में एक साथ समूहीकृत होते हैं। समुच्चय के रूप में मतलब जुड़े होते हैं, है ना, एक तरह से संगठन के रूप में जो है जुड़े होते हैं। ठीक है, अब ये है कि हमने बताया था कि मृदा कणाकार को नहीं बदला जा सकता, लेकिन मृदा की संरचना को क्या किया जा सकता है, बदला जा सकता है। किसके द्वारा, भू परिष्करण के द्वारा, आपका ऐड करके क्या, ऑर्गेनिक मैटर। आगे देखिए, मृदा संरचना को प्रभावित करने वाले कारक, पहले आ जाता है जलवायु। जलवायु आप जैसे देखो, शुष्क जलवायु है ना, कैसी जलवायु, शुष्क जलवायु है तो मृदा संरचना कैसी होगी, आपकी नॉर्मली दानेदार होगी, है ना, या फिर कहें रेते के कण ज़्यादा होंगे, और रेत के कण जहाँ ज़्यादा होते हैं वहाँ पर जो है मृदा चिपकती नहीं है, कंसिस्टेंस नहीं होता। क्या नहीं होता, कंसिस्टेंस नहीं होता। अगर कि रेत के कण ज़्यादा हैं तो वो चिपकेगी। तो एरिड रीजन में कैसी मृदा होती है आपकी, नॉर्मली एक है रेतीली मृदा पाई जाती है, संरचना नहीं होती है ना। अगर की बात करें अधिक बारिश वहाँ होती है तो बारिश भी आपकी संरचना को मिटा देती है। और साथ ही साथ जो मीडियम या फिर कहें सब ट्रॉपिकल उष्ण कटिबंधीय और पुष्ट कटिबंधीय जो इलाके हैं आपकी संरचना वो अच्छी होती है। और साथ ही साथ आपकी जो है जंगली मृदा है, कुंवारी मृदा की संरचना भी अच्छी होती है। आगे है मृदा कोलॉइड, मृदा के कण, है ना, मृदा कोलॉइड भी जानवर हो गए, कार्बनिक पदार्थ मिलाने से आपकी संरचना जो है वो आपकी बिगड़ती है। ठीक, ह्यूमस, भू परिष्करण, जीवाणु और मृदा नमी, ये जो है मृदा संरचना को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक हो जाते हैं। अब है मृदा संरचना के प्रकार। मृदा संरचना के प्रकार में पहली है आपकी ग्रेनुलर। ग्रेनुलर मतलब कि छोटे छोटे दानों, ग्रेन के रूप में, या फिर कहें जब आपके जो है नॉर्मली संरचना कैसी होती है, भुरभुरी होती है। कैसी होती है, भुरभुरी होती है। इस तरह से वो जो है मृदा होती है ना। तो वो कौन सी होती है, ग्रेनुलर होती है, ग्रेनुलर संरचना। और सबसे अच्छी जो है फसल उत्पादन के लिए मानी जाती है कौन सी, आपकी ग्रेनुलर संरचना, क्योंकि इसमें वातायतन अच्छा होता है। ठीक है, सब कुछ। फिर अगली है आपकी क्रम संरचना। क्रम में क्या होता है कि नॉर्मली आपके गोलाकार कुछ आपकी प्लेट्स दिखते हैं, या फिर कहें छोटे छोटे ब्लॉक्स होते हैं, कैसे, गोलाकार। ठीक, फिर आ जाते हैं आपकी प्लेट ही। प्लेट्स में आपको जो है नॉर्मली इस तरह से मृदा की प्लेटें देखने को मिलती हैं, है ना, मृदा की प्लेटें देखने को मिलती है। फिर प्रिज्मेटिक आ जाती है, एक प्रिज्म बनाते हैं, या फिर कहें आपका एक गोल गोल आपका जो है संरचना बनाते हैं, प्रिज्म बनाते हैं। ठीक, फिर आपकी मेज से बड़े बड़े ढीले आ जाते हैं। कॉलमिनार, जिसमें आपका जो है एक कहें कि एक कॉलम बनता है, और ब्लॉक मतलब बड़े बड़े जो है ढीले या ब्लॉक बन जाते हैं। सिंगल ग्रेन मतलब कि नॉर्मली आपकी रेत। ठीक, तो ये आपकी संरचनाएं होती हैं। सबसे पहले है आपकी प्लेटी संरचना, स्पष्ट रूप से दिख रही होगी। जैसे आप सामने देख सकते हो, एक पहाड़ को हम वर्टिकली काटा है तो यहाँ पर जो प्लेट्स हैं, या फिर कहें जैसे मान के चलो, देखिए यहाँ पर ये हमारे पास ये बुक हो गई, ये टैबलेट हो गई, तो ये इस तरह से मतलब कि संरचना बना रही है। जब हम पहाड़ को काटते हैं तो संरचना देखते तो वो प्लेटी संरचना होती है ना। तो प्लेटी संरचना सबसे पहले होती है। ठीक, देखिए प्लेटी संरचना में क्या लिखा हुआ है, देखिए क्षैतिज अक्ष हॉरिजॉन्टल एक्सिस या आयाम डायमेंशन ऊर्ध्वाधर अक्ष की तरफ से बड़े होते हैं। अब जैसे मतलब क्षैतिज अक्ष का मतलब है ये वाले अक्ष, है ना, ये वाले अक्ष जो है इससे क्या होते हैं, बड़े होते हैं। मतलब जैसे ये है ना, तो इस तरह से ये क्या बनाते हैं, प्लेट्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं, प्लेट्स बनाने। तो यह संरचना कौन सी होती है बच्चों, प्लेटी संरचना होती है। कैसी होती है, प्लेटी। देखिए
जब इकाइयाँ परतें मोटी होती हैं तो उन्हें प्लेटी कहा जाता है, और जब वे पतले होते हैं तो इसे लेमिनार, मतलब कि जब प्लेटें आपकी पतली प्लेटें होती है उसे लेमिनार होता है। प्लेटी संरचना कुंवारी मिट्टी की सतह में परतों में सबसे अधिक देखने को मिलती है, लेकिन अब मृदा सब सॉइल में मौजूद हो सकती है। यह मृदा मूल सामग्री पेड़ मटेरियल से विरासत में मिली है, विशेष रूप से पानी या बर्फ की क्रिया द्वारा। यह नॉर्मली आपकी पेड़ मटेरियल से बनती है। ये कहें कल्टीवेटेड सॉइल में प्लेटी संरचना नहीं पाई जाती है। और यह देखिए दो बी हॉरिजॉन में देखने को मिलती है। किस हॉरिजॉन में देखने को मिलती है? बी हॉरिजॉन में। अगला है आपका प्रिज्म लाइक। आपने देखो जब मृदा को काटा होगा तो इस तरह से बड़े बड़े ब्लॉक्स या फिर कहें प्रिज्म बन गए होंगे, है ना। इस तरह से आपके क्या बन गए होंगे? प्रिज्म बन गए होंगे। तो ये संरचना कौन सी होती है? प्रिज्म लाइक कहलाती है, या फिर कहें प्रिज्मेटिक कहलाती है। ठीक है, तो प्रिज्मेटिक संरचना देखिए। प्रिज्मेटिक में देखिए इसमें ऊर्ध्वाधर अक्ष क्षैतिज अक्ष की तुलना में अधिक, ऊर्ध्वाधर मतलब कि वर्टिकल एक्सिस या फिर कहें खड़ा रूप जो है क्षैतिज की तुलना में अधिक विकसित होता है, जिससे स्तंभ जैसा आकार या फिर कहें एक पिलर जैसा आकार मिलता है। लंबाई में 1 से 10 सेंटीमीटर से भिन्न है। आमतौर पर शुष्क और अशुष्क क्षेत्रों में पाई जाती है। जब शीर्ष गोल होते हैं या फिर कहें ये वाले जो शीर्ष होते हैं, ये वाले शीर्ष जब गोलाकार होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? स्तंभ कॉलमिनार कहा जाता है। और जब शीर्ष सपाट होते हैं, समतल स्तर स्पष्ट कटे होते हैं तो उसे प्रिज्मेटिक, मतलब कि यदि आपके इस तरह से सपाट कटे हुए हैं तो उसे हम इस संरचना को हम क्या कहेंगे बच्चों? प्रिज्मेटिक कहेंगे। क्या कहेंगे? प्रिज्मेटिक। और जब गोलाकार है तो वह कौन सी होगी? कॉलमिनार संरचना कहलाएगी। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अगली है ब्लॉक की संरचना। ब्लॉक की संरचना मतलब कि नॉर्मली से ब्लॉक्स है। ब्लॉक्स मतलब जैसे मान के चलो ये हमारे पास चार्जर है ना। ये क्या है? एक ब्लॉक है, तो जिसके चारों कोने समान होते हैं वो क्या कहलाते हैं? ब्लॉक कहलाते हैं। तो ब्लॉक जैसी संरचना देखने को मिलती है किसी मिट्टी में, है ना। तो वो कौन सी होती है? ब्लॉक की जैसी, या फिर कहें ब्लॉक लाइक, या फिर कहें ब्लॉक की स्ट्रक्चर बोलता है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि तीनों ज्यामिति लगभग एक ही आकार के हैं। अनियमित रूप 6 का सामना उनके तीनों आयामों के साथ अधिक या कम बराबर होते हैं। जब किनारे सपाट होते हैं और नुकीले कोणीय होते हैं तो उन्हें संरचना को कोणीय ब्लॉकी या एंगुलर ब्लॉकी का नाम दिया जाता है। और जब किनारे गोल होते हैं तो उसे हम कोणीय ब्लॉकी या फिर कहें उपकोणीय सब एंगुलर ब्लॉकी कहते हैं। ठीक, आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पर स्फेरोइडल या फिर कहे स्फे आपकी जो है स्फेयर लाइक, स्फेयर मतलब गोलाकार। आपने कभी कभी मिट्टी को देखा होगा कि गोल गोल संरचनाएं बनी देखने को मिलती है ना। तो ये संरचना कौन सी होती है? गोलाकार संरचना, है ना। तो ये जब जो गोल गोल संरचना बनती है तो उसे हम क्या कहते हैं? स्फेरॉइडल या गोलाकार संरचना कहते हैं। ठीक, तो देखिए फिर आ जाती है आपकी दानेदार, जिसमें से आपके नॉर्मली दाने बने होते हैं। फिर आ जाए आपके दानेदार में। देखिए दानेदार में देखिए यह दानेदार संरचना होती है। यह संरचना फसल उत्पादन के लिए सबसे अच्छी। अगर ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि मृदा की कौन सी संरचना फसल उत्पादन के लिए सबसे अच्छी होती है तो वो होते हैं ग्रेनुलर या फिर कहें दानेदार संरचना। दानेदार संरचना देखो समुच्चय तो होते हैं लेकिन भुरभुरी मृदा होती है ना, तो दानेदार संरचना सबसे अच्छी मानी जाती है। गीला होने पर मध्यवर्ती स्थानें आमतौर पर फूल जाने से इतनी आसानी से बंद नहीं होती जैसा कि एक अवरुद्ध संरचना तो स्थिति के मामले में हो सकता है। इसलिए गोलाकार संरचना में मिट्टी के गीला होने से इन्फिल्ट्रेशन, अंतःस्रावण और बातन प्रभावित नहीं होते। इस समूह के समुच्चय को आमतौर पर दानेदार कहा जाता है, जो अपेक्षाकृत कम छिद्रपूर्ण होता है। कैसा होता है? कम छिद्रपूर्ण होता है। अगली संरचना है आपकी क्रम। क्रम नॉर्मली आपकी पपड़ी जैसे देखिए ये बना रहे हैं, एक क्रम है। ठीक है, तो जब दाने बहुत छिद्रपूर्ण होते हैं तो इसे चूरा कहा जाता है, क्रम कहा जाता है। यह सतही मिट्टी के लिए विशिष्ट है, विशेष रूप से कार्बनिक पदार्थ घास के मैदान की मिट्टी में देखने को मिलता है। अब जैसे इसको आप तोड़ दोगे ना तो ये चूर चूर हो जाएगा या फिर कहें आपका जो है बारीक हो जाएगा। फिर है मृदा संरचना वर्ग। मृदा संरचना वर्ग को ये कहें आकार के आधार पर 5 तरह से हम विभाजित कर सकते हैं। पहला है बहुत महीन या बहुत पतला, महीन या पतला, मध्यम, मोटा या मोटा, बहुत मोटा या बहुत मोटा। ठीक, आगे चलते हैं। कारक की बात करें तो देखिए पहला कारक लिखा हुआ है कार्बनिक पदार्थ के जुड़ने से समुच्चय निर्माण में वृद्धि होती है, मतलब कि अच्छे से जो है समुच्चय या फिर कहें मृदा संरचना बनती है। गहन खेती से मिट्टी की संरचना नष्ट हो जाती है। अब जैसे बार बार जुताई करोगे, बार बार भू परीक्षण करोगे तो बार बार क्या करोगे? मृदा की संरचना को ब्रेक करोगे ना, तोड़ोगे ना, तो मृदा संरचना क्या होती है? नष्ट हो जाती है। अगला पॉइंट है अच्छी मिट्टी की संरचना के लिए जुताई का काम इष्टतम नमी की स्थिति में किया जाना चाहिए और सोडियम आयन अपस्फीति के कारण मिट्टी की संरचना को नष्ट कर देता है।
कैल्शियम आयन प्रवाह के कारण मिट्टी की संरचना को नष्ट कर देता है। अधिकतर घास और फलियां मिट्टी के दानेदार बनाने में सुधार करती हैं। जड़ें और जड़ के बाल भुरभुरी मिट्टी की संरचना विकसित करने में मदद करती है। अब जैसे जड़ें हैं ना, तो ये मिट्टी को भुरभुरा या दानेदार बनाने में मदद करती है। तो ग्रेनुलर जो है सबसे अच्छी मृदा या संरचना मानी जाती है। अब है मिट्टी का घनत्व या सॉइल डेंसिटी। मिट्टी का घनत्व क्या है? इकाई आयतन का भार। मिट्टी के इकाई आयतन का भार क्या कहलाता है? मिट्टी का घनत्व कहलाता है। देखिए, मृदा के इकाई आयतन का वजन या भार, मृदा के इकाई आयतन का वजन क्या कहलाता है? मृदा घनत्व या सॉइल डेंसिटी कहलाता है। इसे पिक्नोमीटर द्वारा मापा जाता है। अगर ये पूछा जाए कि मृदा घनत्व को या मिट्टी के घनत्व को किससे मापा जाता है, तो पिक्नोमीटर द्वारा मापा जाता है। ठीक, किसके द्वारा मापा जाता है? पिक्नोमीटर द्वारा मापा जाता है। तो बात करें मृदा के कण घनत्व। अब जैसे दो प्रकार का होता है, एक तो कण घनत्व होता है ना, एक होता है बल्क डेंसिटी या फिर कहें स्थूल घनत्व। तो कण घनत्व की बात करें, मृदा का कण घनत्व पार्टिकल डेंसिटी ऑफ सॉइल। मृदा के इकाई आयतन का भार है ना, मिट्टी के ठोस हिस्से या फिर कहें, जैसे मान के चलो हमने ये बॉटल ली, इसमें हमने ये नहीं देखा कि नमी है या नहीं है, इसको नॉर्मली हमने इसका भार कर लिया। मान के चलो ये सॉइल का वॉल्यूम है, इसको भार कर लिया है ना, तो वो क्या कहलाएगा? आपका कण घनत्व कहलाएगा। और यदि हमने इसको पूरी तरह से या फिर कहें इसमें पानी भरा हुआ है, इसको मैंने पूरी तरह से खाली कर दिया, तो वो क्या कहलाएगा? स्थूल घनत्व, बल्क डेंसिटी। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि मिट्टी के ठोस हिस्से का इकाई आयतन का भार कण घनत्व कहलाता है। इसे ट्रू डेंसिटी भी कहते हैं। इसे ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब में मापा जाता है और आमतौर पर सामान्य मिट्टी का कण घनत्व कितना होता है? 2.65 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है। ठीक, तो यहाँ पर यदि हम मिट्टी के इकाई आयतन का भार ले रहे हैं जिसमें से हमने अभी तक नमी को नहीं हटाया है ना, नमी को हटा देंगे तो वो तो क्या कहलाएगा? स्थूल घनत्व या फिर कहें बल्क डेंसिटी। और यदि हमने नमी को नहीं हटाया है तो क्या कहलाएगा? कण घनत्व कहलाएगा। कण घनत्व का फॉर्मूला होता है शुष्क मृदा का भार अपॉन में शुष्क ठोस मृदा का आयतन। ठीक, कार्बनिक मृदा का कण घनत्व कितना होता है? 2.1 से 2.4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और कार्बनिक पदार्थ का कण घनत्व होता है 1.1 से 1.4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ पर एक कार्बनिक मृदा का कण घनत्व है, ये कार्बनिक पदार्थ का। कार्बनिक पदार्थ तो कहें आपके फसल के अवशेष हो गए, और ऑर्गेनिक सॉइल या फिर कहें कार्बनिक मृदा जिसमें कार्बनिक पदार्थ होते हैं, है ना। तो कार्बनिक मृदा का तो होता है कण घनत्व कितना? 2.1 से 2.4। और कार्बनिक पदार्थ का कण घनत्व कितना होता है? 1.1 से 1.4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। ठीक, आगे बात करें मृदा कण घनत्व, पार्टिकल डेंसिटी ऑफ सॉइल। तो देखिए, यदि आपकी कोअर सैंड है, मोटा रेत है, तो उसकी जो कण घनत्व होता है 2.655 होता है। फाइन सैंड या पतली रेत का 2.659 होता है। सिल्ट का कण घनत्व 2.798 होता है। क्ले या मृतिका का कण घनत्व 2.837 होता है। इसको एज इट इज आपको याद करना है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे बात करें मृदा के स्थूल घनत्व की। मृदा के स्थूल घनत्व को पढ़ाने से पहले थोड़ा सा पानी पी लिया जाए, है ना, गर्मी बहुत पड़ रही है। चलिए बात करें आपके स्थूल घनत्व की। तो स्थूल घनत्व क्या होता है? मृदा का या फिर शुष्क मृदा का इकाई आयतन का भार क्या होता है? शुष्क मृदा के इकाई आयतन का भार क्या होता है? स्थूल घनत्व होता है। और यह जो है स्थूल घनत्व जो है मृदा में नमी की मात्रा बढ़ने से क्या होता है? बढ़ता है, या फिर कहें गहराई बढ़ने से बढ़ता है। ठीक, देखिए यहाँ पर मृदा ठोस एवं रंध्रावकाश सहित सूखी मृदा के इकाई आयतन का जो द्रव्यमान या भार होता है स्थूल घनत्व कहलाता है। सामान्य मृदा का जो स्थूल घनत्व होता है 1.33 ग्राम। सामान्य मिट्टी की जो बल्क डेंसिटी होती है कितनी होती है? 1.33 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। जिस मृदा में ठोस की अपेक्षा अधिक रंध्रावकाश होगा उसका स्थूल घनत्व कम होगा, और रंध्रावकाश कम होगा तो उसका स्थूल घनत्व क्या होता है? अधिक होता है। यह जो है रंध्रावकाश, जैसे पोरोसिटी है ना, रंध्रावकाश उसके अपोजिट चलता है। यदि रंध्र अधिक होंगे तो आपका स्थूल घनत्व कम होगा, और रंध्र कम होंगे, नमी अधिक होगी तो स्थूल घनत्व क्या होगा? अधिक होगा। ठीक, देखिए
रेतीली मृदा की तुलना में महीन कणों वाली मृदा का स्थूल घनत्व अधिक होता है, अर्थात मृदा जितनी महीन होगी स्थूल घनत्व उतना ही क्या होगा, अधिक होगा। रेतीली मिट्टी का स्थूल घनत्व लगभग 1.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, जबकि कार्बनिक मृदा का स्थूल घनत्व कितना होता है, 0.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। आमतौर पर कम स्थूल घनत्व वाली मिट्टी में अनुकूल भौतिक स्थितियां मानी जाती हैं होती हैं। मृदा की गहराई बढ़ने पर स्थूल घनत्व क्या होता है, बढ़ता है। मृदा की जैसे जैसे आप गहराई में जाओगे वैसे वैसे क्या होगा, स्थूल घनत्व आपका क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक, आगे बात करें विभिन्न कणाकार वर्गों का स्थूल घनत्व, तो देखिए यहाँ पर सैंडी सॉइल की बल्क डेंसिटी कितनी होती है, 1.6 ग्राम पर सीसी, और पोर स्पेस कितना, 40%। ठीक, लोम का कितना, 1.4, और पोर स्पेस 47%। सिल्ट लोम का 1.3 बल्क डेंसिटी और 50% पोर स्पेस होता है। क्ले का आपका 1.1 बल्क डेंसिटी और 58% क्या होते हैं, पोर स्पेस। देखिए यहाँ पर जैसे जैसे आपकी बल्क डेंसिटी घट रही है, पोर स्पेस क्या हो रहा है, जैसे जैसे आपकी बल्क डेंसिटी घट रही है, आपका जो है पोर स्पेस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। देखिए 1.1 पर 58 हो रहा है ना। तो इस तरह से अगर कि आपका पोर स्पेस घटता है या बढ़ता है तो आपका जो है क्या होगा, स्थूल घनत्व घटेगा। पोर स्पेस के बढ़ने से स्थूल घनत्व क्या होता है, घटता है। ठीक, आगे बात करें मिट्टी की सड़नता। मिट्टी में मौजूद हवा या फिर कहें खाली स्थान को या रिक्त स्थान होगा वो क्या होगा, मृदा सड़नता कहलाएगा। जैसे मान के चलो एक बॉटल है, यहाँ तक पानी भरा हुआ है, इसके खाली है, तो ये क्या है, मृदा की सड़नता है या पोरोसिटी है ना, पोर स्पेस है। तो देखिए मिट्टी की सड़नता मिट्टी के आयतन के उस हिस्से को संदर्भित करती है जो मिट्टी के कणों या कार्बनिक पदार्थों द्वारा अधिकृत नहीं किया जाता। अब जैसे हमने सॉइल का कंपोजिशन पढ़ा था, जैसे पढ़े थे, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा समझाए दे रहे हैं कि आपकी मिट्टी में 45% क्या होता है, खनिज होता है ना, क्या होते हैं, खनिज या मिनरल होते हैं। 5% कार्बनिक पदार्थ होता है। 25% आपका जो है एयर होती है या फिर कहें वायु होती है। 25% क्या होता है, वाटर होता है। अब ये जो एयर व वाटर होता है वो कहाँ पर होता है, पोर स्पेस में ही तो होता है ना। तो ये तो आपका 45 और 5 50% तो क्या हो गया, आपका ठोस हो गया, सॉलिड हो गया। तो जो आपका एक कहें कि कार्बनिक पदार्थ या फिर मिट्टी के कणों या खनिजों द्वारा अधिकृत नहीं होता है, वह कौन से होता है, पोर स्पेस होता है। ठीक, तो एक मिट्टी का छिद्र स्थान हवा और पानी के द्वारा अधिकृत वाला स्थान है। मिट्टी में रंध्र स्थान की मात्रा या अनुपात मिट्टी के कणों जैसे रेत, सिल्ट और क्ले की व्यवस्था से निर्धारित होती है। रेतीली मिट्टी में कण सघन रूप से व्यवस्थित होते हैं या फिर कहें ज़्यादा जुड़े हुए होते हैं, और रंध्र स्थान कम होता है, पदार्थ की उपस्थिति से छिद्र स्थान बढ़ जाते हैं। ठीक, तो सबसे ज़्यादा पोर स्पेस की बात करें, देखो पोर स्पेस का क्रम लिख लेना बढ़िया से। देखो सबसे अधिक जो पोर स्पेस होते हैं किस में होते हैं, क्ले में होते हैं। ठीक, सबसे अधिक। फिर उसके बाद किस में होते हैं, सिल्ट में होते हैं। फिर उसके बाद किस में होते हैं, आपके सैंड में होते हैं। सबसे कम पोर स्पेस तो होता है सैंड में, सबसे कम तो होता है सैंड में, सबसे अधिक होता है क्ले में, ये लिख लीजिएगा। तो देखिए जैसे सैंडी सरफेस सॉइल है, रेतीली मिट्टी की सतह है तो 35 से 50% होंगे। मीडियम टू फाइन टेक्सचर सॉइल है, महीन कणाकार वाली मिट्टी है तो 50 से 60% जो है क्या होगा, आपका पोर स्पेस होगा। और कम्पैक्ट सब सॉइल है, सघन उपमृदा है, तो 25 से 30% क्या होते हैं, पोर स्पेस देखने को मिलते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। रंध्रों के आकार की बात करें तो एक होते हैं आपके मैक्रोपोर्स या माइक्रोपोर्स। वह रंध्र जिनका आकार आपका 0.05 से अधिक होता है वो मैक्रो होते हैं, और जिनका आकार जो है 0.05 से कम होता है वो माइक्रो होता है। देखिए मैक्रोपोर्स बृहत रंध्र या नॉन कैपिलरी पोर, गैर केशिका छिद्र, व्यास कितना 0.05 mm से अधिक। माइक्रोपोर्स सूक्ष्म रंध्र या कैपिलरी पोर्स, कोशिका छिद्र कितना, व्यास जो है 0.05 mm से कम। आगे है मिट्टी का रंग। सॉइल का रंग जो है या कहें मिट्टी का रंग जो है 175 कलर स्ट्रिप द्वारा या फिर कहें आपके रंग पट्टियों द्वारा जांचा जाता है। ये सामने आपको जो है दी हुए हैं, जिसे हम मुनसेल कलर चार्ट, यह जो है मुनसेल रंग चार्ट है, मुनसेल कलर चार्ट द्वारा निर्धारित किया जाता है। इसमें 175 रंग पट्टियां होती है। मृदा का रंग किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है, मुनसेल कलर चार्ट। पूछा जाए कि मृदा का रंग किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है, तो मुनसेल कलर चार्ट द्वारा। अब मिट्टी का रंग किसे, जैसे ह्यू है, ह्यू क्या डिनोट करता है, प्रमुख वर्ण क्रमीय रंग। मान के चलो ये आपका हरा है तो ये प्रमुख रंग क्या हुआ है ना।
वैल्यू क्या दिखाता है, मृदा का रंग का हल्कापन, गहरापन, मतलब लाइट है या गहरा है, जैसे ब्लैक है, लाइट ब्लैक होता है और डार्क ब्लैक होता है, ठीक है। क्रोमा क्या दर्शा सकता है, यह जो है रंग की शुद्धता, या फिर कहें शुद्ध रूप से आपका ये कहें कि हरा रंग ही है या सफ़ेद रंग ही है, उसमें कोई और रंग की मिलावट तो नहीं है, तो वह क्रोमा बताता है। देखिए ह्यू यह प्रमुख वर्णक्रमीय रंग पीला, लाल, नीला, भूरा को दर्शाता है, और वैल्यू रंग की हल्केपन और गहरेपन को दर्शाता है। क्रोमा यह रंग की शुद्धता को दर्शाता है, ठीक। आगे है मृदा की सामंजस्यता, सॉइल या फिर कहें आपकी कंसिस्टेंस, या मृदा के चिपकने व प्रतिरोध करने का गुण, या फिर कहें मृदा का रबड़, या फिर कहें रबड़ जैसा जो गुण होता है उसे कंसिस्टेंस कहते हैं। देखिए मृदा सामंजस्य को यांत्रिक तनाव या जोड़ तोड़ के लिए विभिन्न नमी सामग्री पर मृदा का प्रतिरोध के रूप में परिभाषित किया गया है। यह ससंजक और चिपकने वाला दोनों बल को जोड़ती है, जो आसानी से यह निर्धारित करती है कि मिट्टी की फिर से आकार दिया जा सकता है या टूट सकता है। अब जैसे मान के चलो चिपकने का गुण नहीं होगा मृदा में, तो वो अलग अलग हो जाएगा, है ना। तो ये दो बलों पर काम करता है। मृदा सामंजस्यता किस पर करें, दो बल, एक तो आपका एडिशन आसंजन, दूसरा है कोहेशन। यदि मृदा और पानी के बीच जो बल लग रहा है वो तो होता है आसंजन, और यदि दो कणों या फिर जैसे मृदा के कणों के बीच बल पानी और पानी के कणों के बीच लग रहा है, तो वो क्या कौन सा कहलाता है, आसंजन कहलाता है। देखिए एडिशन आणविक आकर्षण जो दो पदार्थों की सतहों को धारण करता है, जैसे पानी और मिट्टी कण के संपर्क में। कोहेशन एक साथ धारण करना या एक जैसे अणुओं के बीच आकर्षण के कारण एक ठोस या तरल को एक साथ धारण करने वाला बल, यह जो है तापमान में वृद्धि के साथ घटता है। अब जैसे मान के चलो, देखिए ये है आपकी मृदा मान लो, ये है आपका पानी, है ना। अब इन दोनों के बीच जो बल लगेगा, इन दोनों के बीच जो बल लगेगा वो तो कौन सा होगा, आपका आसंजन एडहेशन होगा। क्या होगा आपका, एडहेशन हो गया, आसंजन हो गया, है ना। कौन सा बल हो जाएगा आपका, सॉरी आसंजन बल हो जाएगा। कौन सा बल हो जाएगा, आसंजन बल। और जो केवल पानी के कणों के बीच, मतलब कि पानी के कण एक दूसरे से जुड़ रहे हैं या मिट्टी कण एक दूसरे से जुड़ रहे हैं, तो वह कौन सा बल होगा, ससंजन बल होगा, कोहेशन बल होगा। समझ आया होगा, ठीक। तो मृदा में जो भी आपके दो बल लगते हैं, एक तो ससंजन और आसंजन, या फिर कहें मृदा का जो चिपचिपापन होता है या फिर कहें जुड़ने का गुण होता है, वो किसके कारण होता है, अधेशन और कोहेशन के कारण होता है। अगली है मृदा की जो है ऊष्मीय चालकता या थर्मल कंडक्टिविटी, ठीक है। तो ऊष्मीय चालकता क्या कहलाती है, मृदा की ऊष्मा को संचालित करने की क्षमता, या फिर कहें ऊष्मा को प्रवाह करने की जो क्षमता होती है उसे क्या कहते हैं, ऊष्मीय चालकता कहते हैं। मान के चलो एक हम जो है एक कॉपी ले लेते हैं, है ना। चलिए हमने एक जो है एक बुक ले ली, ये बुक निकला है थोड़ा सा, है ना। ये बुक ले ली हमने, मान के चलो हमारी सूर्य की किरणें यहाँ पर गए, हीट हम यहाँ दे रहे हैं, तो कितनी तेजी से हमारी जो है इस साइड जो है हमारी हीट आ जाती है ना। तो उसे हम क्या कहेंगे, मृदा की ऊष्मीय चालकता, या फिर कहें ऊष्मा की प्रवाह करने की जो दर होती है मृदा की, वह क्या कहलाती है, ऊष्मीय चालकता। देखिए यहाँ पर इसे मिट्टी के एक इकाई अनुप्रस्थ काट के माध्यम से इकाई समय में प्रवाहित होने वाली ऊष्मा की मात्रा के रूप में परिभाषित किया जाता है। अब जैसे हम देखें लोहे को हम यहाँ गर्म करते हैं, यहाँ तक आपकी आंच आ जाती है या फिर कहें गर्मी आ जाती है, तो ये लोहे की जो है ऊष्मा प्रवाह की दर है। ऐसी आपकी मिट्टी को यदि यहाँ गर्म करते हो, यहाँ तक ऊष्मा प्रवाहित हो रही, तो वो उसकी जो है इकाई आयतन में इकाई समय में जो ऊष्मा प्रवाहित होती है, या फिर कहें मिट्टी की जो ऊष्मा प्रवाह की जो दर होती है, उसे हम क्या कहते हैं, ऊष्मीय चालकता, ठीक। क्ले मृदा की तुलना में रेतीली मिट्टी के लिए तापीय चालकता अधिक होती है। मृदा नमी बढ़ने से तापीय चालकता भी बढ़ जाती है। मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ जोड़ने से तापीय चालकता कम हो जाती है। सड़नता में वृद्धि के साथ तापीय चालकता को घट जाती है। सड़नता या फिर क्या पोरोसिटी का उल्टा जो है इसका क्या होता है, रिलेशन होता है। अब मान के चलो जैसे आपने देखा हो रेतीली मृदा का जो है क्ले मृदा की तुलना में जो है अधिक तापीय चालकता है। जैसे आपने रेगिस्तान जयपुर गए हो कभी, तो ठंडियों में अधिक ठंड होती है, गर्मियों में अधिक, क्योंकि रेत जल्दी ठंडी हो जाती है, जल्दी गर्म हो, या फिर तापीय चालकता अधिक होती है ना। अब जैसे मान के चलो अगर नमी अधिक है तो भी आपकी तापीय चालकता अधिक होती है, पोर स्पेस कम है तो आपकी तापीय चालकता जो घटती है, या फिर कहें अपोजिट चलती है पोर स्पेस के, ठीक। आगे इसी के साथ आज का लेक्चर जो है पार्ट 1 यहाँ पर समाप्त हो जाता है। कुछ जो आपके एक कहें कुछ आपकी फिजिकल प्रॉपर्टी, जैसे आपका मृदा कार्बनिक पदार्थ, सॉइल वाटर रह गया है ना। इसको जो है कल के लेक्चर में हम या फिर कहें लेक्चर नंबर 3 में करवाएंगे, ठीक। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।